सुस्वागतम। स्वागत है पाठ क्रमांक 2 बिल्ली का बिलगुड़ा इसके दूसरे भाग में। तो आज हम परिच्छेद क्रमांक 3 ये देखेंगे। पिछली तासिका में हमने देखा कि लेखक ने बिल्ली क्यों पाली थी और वो बिल्ली उनके घर में समस्या कैसे बन गई, इसका निराकरण करने के लिए उन्होंने क्या कहा और इस पर आधारित हमने कृतियों का भी अध्ययन किया था। आज हम वहाँ से, कल हमने देखा था कि अरे भाई, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ी की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। यहाँ तक का भाग हमने देखा था। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू के कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से हिल रहा है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे को पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहली इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गले से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो काफ़ी उठाए जा चुके हैं। बात आप बाद में उसके साथ चाहे जो कर ले, पहले हम लोग उसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। यहाँ तक का भाग हम तीसरे परिच्छेद के अंतर्गत देखेंगे। छात्र मित्रों, इस तीसरे कृति में आप सभी को यहाँ पर फिर से हमने कृति क्रमांक 1, जिसे आकलन कृति भी कहा गया है या संजाल पूर्ण कीजिए ऐसे भी कहा गया है। यहाँ पर पहली कृति पूछी गई है, परिच्छेद पर आधारित थी कि अमरू का स्वभाव। परिच्छेद में अमरू का स्वभाव कैसा दिया गया है, उल्लेख क्या किया गया है, उसका आपको यहाँ पर उसके स्वभाव के 2 बातों का उल्लेख यहाँ पर आपको करना है। दूसरी कृति यहाँ पर पूछी गई, एक आदमी लपक कर पुलिस थाने से इन्हें बुला लाया। एक आदमी ने जो लपक कर जाकर जो करीबी पुलिस थाना था वहाँ से किन लोगों को बुला कर लाया, इसका उल्लेख आपको इन 2 कृतियों में करना है। साथ ही आकलन कृति में यहाँ पर पूछा गया, एक शब्द में उत्तर लिखिए। देखते देखते कितने आदमी इकट्ठा हो गए, इसका उत्तर केवल एक शब्द में होना चाहिए। कहाँ से कई बच्चे उठाए जा चुके हैं, तो कहाँ से कई बच्चे उठाए जा चुके हैं इसका उल्लेख परिच्छेद में आया है। आपको मौन वाचन करना है। परिच्छेद का मौन वाचन करते हुए इन पूछे गए कृतियों को पूर्ण करना है। साथ ही इसी परिच्छेद पर आधारित शब्द संपदा के अंतर्गत आपको जो कृति पूछी गई है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। आप कक्षा 5वीं 6ठी से लेकर अब तक इस कृति को पूर्ण करते आए हुए हैं। कई ऐसे शब्द हैं मानक हिंदी में जिनके समूह, शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है। कई लोगों का समूह, इसके लिए एक शब्द क्या है आपको ये लिखना है। जो बहुत कम बोलता है, ऐसा किसे कहा जाता है, परिच्छेद में किसका उल्लेख है, आपको यह लिखना है। साथ ही अभिव्यक्ति कौशल्य में आपने देखी हुई किसी घटना का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। देखिए छात्र मित्रों, मैं अभिव्यक्ति कौशल, जो आपकी मन की बात
यहाँ पर लिखनी होती है। मैं इसके बारे में विशेषकर आपको अगवा करता हूँ, जानकारी देता हूँ, क्योंकि यह एक नए सिरे से आया हुआ प्रश्न है और इसी से आपके अंक निर्धारित होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप ये प्रश्न जितने अच्छी तरीके से लिखेंगे उतने आपको इसमें से अंक प्राप्त होने की शक्यता होती है। तो आपसे विनती है कि आप पहले ठीक से प्रश्न को, कृति को समझ लें। आपने देखी हुई किसी घटना का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, मनुष्य के ज़िंदगी में रोज़ कई तरह की घटना होती है, मगर उनमें कई संस्मरणीय, रोचक या एम्ब्रासिंग, जो हृदय स्पर्शी होती है, यही बातें आपके या हम सबके जहन में रहती है। तो आपके प्रत्येक व्यक्ति के ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने निजी अनुभव यहाँ पर लिखना है, वो चाहे सुखद घटना हो या हृदयस्पर्शी घटना हो, लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि पिछले दिनों मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा कि एक विद्यार्थी एक अंध व्यक्ति को रास्ता लांघने में मदद कर रहा था। यह घटना देखकर मुझे बहुत ही सुखद बात महसूस हुई कि हम भी मनुष्य लोगों को अन्य दूसरे लोगों की सेवा करनी चाहिए। सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड। तो जहाँ कहीं भी ऐसा मौका मिले कि मनुष्य की सेवा करने का, हमें सेवा करना चाहिए। तो यह एक बहुत अच्छी बात मुझे वहाँ पर देखने मिली। जैसे कि कई तरीके के आपके भी ऐसे घटनाएं होंगी जिनका वर्णन आपको इस कृति के अंतर्गत करना है। तो आगे बढ़ते हैं। परिच्छेद क्रमांक हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, पाठ को समझ लेते हुए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों नहीं किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज इसका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौकी करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। चौथा परिच्छेद हम यहाँ तक देखेंगे। इस परिच्छेद पर आधारित हम कृतियों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहली कृति जो पूछी गई है, आकलन कृति, जिसे संजाल पूर्ण कीजिए ऐसे भी कहा जाता है। आपको फिर से मैंने पहले जो बात आपको बताई कि कृति पत्रियों का अध्ययन करने में सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे कारगर जो बात है कि परिच्छेद को बार बार पढ़ा जाए, चाहे प्रकट वाचन के रूप में हो या मौन वाचन के रूप में हो। साथ में पूछे गए कृतियों को आपको अंकित करना है और उसे समझ लेना और लिखना है। यहाँ पर पहली कृति पूछी गई है, वातावरण में इनकी कमी न थी। परिच्छेद में कौन सी बातों की कमी न थी, ये दो बातें आपको यहाँ पर लिखना है। अमरू दूसरी कृति में यहाँ पर पूछा गया है, अमरू दबी आवाज़ में थानेदार से बोला। अमरू थानेदार से दबी आवाज़ में क्या बोला, इन चार बातों का उल्लेख आपको अपने नोटबुक में करना है। साथ ही कृति क्रमांक 2, आकलन कृति, यहाँ पर दो निम्नलिखित विधान
सत्य है या असत्य है यह आपको लिखना है। परिच्छेद से ये विधान लिए गए हैं। परिच्छेद में विधान अगर सत्य आए हैं, परिच्छेद के अनुसार आए हुए हैं, तो आपको इस विधान को सत्य लिखना है, और परिच्छेद से भिन्न है तो आपको इस विधान को असत्य लिखना है। बस आपको परिच्छेद पढ़कर ये समझ में आ जाएगा कि ये विधान सत्य है या असत्य है। पहला विधान आपको यहाँ पूछा गया है, नगर से सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी, गंगा के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए। इन दो वाक्यों का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। तीसरी कृति शब्द संपदा, जिसे व्याकरण कृति कहा गया है। परिच्छेद में आए शब्द युग्म खोजकर लिखना है। अभी जो परिच्छेद का हमने अभी अभी अध्ययन किया है, इसमें जो युग्म शब्द आए हुए हैं, हमने यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे परिच्छेद में आए हुए ऐसे कहा गया है, मगर परीक्षा में आपको संख्या दी जाती है कि 2 लिखिए, 4 लिखिए, युग्म शब्द ढूंढ खोज कर लिखिए। तो मैं आपको अध्ययन में अधिक सुलभता हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, इसीलिए मैंने संख्या का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया है। तो चौथी कृति है कि अभिव्यक्ति कृति, जहाँ पर पूछा गया है कि सतर्क रहना। इस मुद्दे पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो ये बात छात्रों को आजकल के जीवन में मनुष्यों को सतर्क रहना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि हम किसी घटना के या किसी बात के हम शिकार हो सकते हैं या हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो सतर्क रहना ये छात्रों को हमने, चाहे शहरी छात्र हो या ग्रामीण छात्र हो, सभी छात्रों को सतर्क रहना ये बहुत ज़रूरी है। इस मूल्य को हमें पनपना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन समाचार पत्रों में, टीवी पर देश में बढ़े जा रहे अपराध की खबरें सुनाई देती है, दिखाई देती है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की जाती है। यदि प्रत्येक नागरिक सतर्क रहे और अपने आसपास होने वाले हलचलों पर नज़रअंदाज न करके उनके बारे में पुलिस या अन्य लोगों को बताए, तो इससे किसी अपराध को होने से टाला जा सकता है और किसी की जान भी बचाई जा सकती है। जैसे कि हम किसी कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तो होता ही है, मगर वो आने जाने वाले पर या हम लोग भी जो नए व्यक्ति आते हैं इनसे पूछताछ करने लगेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है हम अच्छे तरीके से इन बातों का हम ये कर सकते हैं। या गांव में भी कोई नई व्यक्ति आ जाता है तो उसके बारे में भी हम सतर्क रहने में मदद कर सकते हैं। अभी कहानी आगे बढ़ती हुई जा रही है। हम कहानी के अंत में पहुंच गए हैं। यहाँ पर आखिरी परिच्छेद हमने लिया है और उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रकट वाचन करता हूँ। छात्र अपनी किताब में इसका ध्यान दीजिए। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथों में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए वह दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया।
इस तरीके से यहाँ पर इस कहानी का अंत भी हुआ और हमने यह भी देखा कि एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी जो राजेंद्र लाल हांडा जी ने बहुत ही रोचक तरीके से हमें बताया, और साथ ही ये पाठ पढ़ते वक्त हमने इसे 5 परिच्छेद में बांटकर परीक्षा के अनुसार कृतियों पर चर्चा की। आइए हम आखिर में इस आखिरी कृति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने जो क्रम रखा है वो क्रम परीक्षा के अनुसार ही रखा है। परीक्षा में जैसे पहले आकलन कृति या संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति कृति, फिर उसके बाद कृति क्रमांक 2 अंकों के लिए आकलन कृति, और उसके बाद में कृति क्रमांक 3 व्याकरण पर आधारित जिसे शब्द संपदा या फिर व्याकरण कृति कहते हैं, और चौथी अभिव्यक्ति कृति। इसी क्रम से ही हमने सभी कृतियों का अध्ययन किया है। तो पहले यहाँ पर कृति पूछी गई है जो आखिरी पैराग्राफ पर आधारित, थानेदार के कहने पर अमरू द्वारा किए गए कार्य। थानेदार के कहने पर अमरू ने क्या कार्य किया, उन 2 कार्यों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। इसके बाद में बोरी का मुंह खोलते ही क्या कौन सी घटनाएं हुई, इन 2 घटनाओं का आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। आकलन कृति में यहाँ पे पूछा गया है कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। आपको हमने इसके पहले परिच्छेद में भी यह प्रश्न देखा था कि दरोगा ने बगल से क्या निकाला, इसका केवल आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। और दूसरा है थानेदार ने किसकी पीठ पर बेत मारी, तो उस व्यक्ति का बस केवल आपको नाम लिखना है। तीसरी कृति है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको इस पाठ में आए हुए इन शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। जैसे आपको कृति पूछी गई है ठीक उसी तरीके से लिखना है। इसके बाद आखिरी कृति जो है फिर से अभिव्यक्ति पर आधारित पूछी गई है। पारंपरिक यातायात के साधन, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। देखिए आपको अपने विचार यहाँ पर अभिव्यक्त होना है। अब पारंपरिक यातायात के साधन यानी कौन से हैं, जो प्राचीन काल से हमारे देश में चलते आ रहे हैं या विश्व में चलते आ रहे हैं। लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे, फिर जानवर और लकड़ी के सहारे बनाए हुए औजारों का इस्तेमाल करके यातायात की साधन बनाने गए। यातायात की साधन से ही हमारी उत्क्रांति हुई है, इसे हम मानना चाहिए। तो इस विषय पर आपको अपने विचार लिखिए हैं कि आधुनिक या प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक यातायात की साधनें मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान रहा है। आज मनुष्य यातायात की साधनों में पारंपरिक साधनों के मुकाबले कहीं आगे बढ़ चुके हैं। आज हवाई यात्रा या जहाज़ यात्रा भी कर रहे हैं, पानी की नौकाओं पर भी लोग बड़ी बड़ी सफ़र कर रहे हैं। मगर फिर भी आज भी पारंपरिक यातायात की साधनों का महत्व कम नहीं हुआ। गांव शहर कहीं पर भी हमें प्राचीन काल से प्रचलित पारंपरिक यातायात की साधनें देखने को मिलती हैं और उसकी उपयोगिता भी सिद्ध होती गई है। आज भी उसका महत्व बनाए रखे हैं। तो आशा करते हैं आपको कक्षा 9वीं का यह पाठ क्रमांक 2, जिसका हम विस्तार से कृति के साथ अध्ययन किया, आपको समझ में आ गया। मैं आप सभी का मनपूर्वक ऋणी हूँ जो सोलापुर जिला परिषद द्वारा जिन्होंने हमें यह मौका प्रदान किया कि आपके वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपके सन्मुख होने का हमें जो मौका दिया, मैं उनका शतशः ऋणी हूँ। और छात्रों से विनती है कि आप पाठ्यपुस्तक को सामने रखते हुए हमने जो इस पाठ पर आधारित कृतियाँ जो पहले से लेकर अंत तक इस पर चर्चा की है, पाठ का मौन वाचन करके अपने नोटबुक में ठीक तरीके से लिखना है और इसका अध्ययन करना है। धन्यवाद।